हिसाब से एक फिल्म में सब लोगों का योगदान होता है, वो चाहे फिर एक्टर हो या स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन हो या कोरियोग्राफर, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्टर का रोल सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा सही कह रही हो तुम, ऐसा मुझे भी लगता है। यू नो व्हाट, अगर हम एक एनालॉजी देखें तो जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है ना, वो न जाने कितने सारे रंगों को कैनवस पर उतारता है और उसके बाद एक खूबसूरत सी एक पिक्चर बनाता है ना। ठीक उसी तरह से एक शेफ की बात करें तो कितने सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स तो शायद नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन उन सबको कंबाइन करके एक टेस्टी सी डिश बनाता है। ठीक उसी तरह फिल्म के जो निर्देशक होते हैं वो उस कलाकार की तरह हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं और जो उनका विजन है ना उसे रियलिटी बनाते हैं, उस जादू की तरह जिसे हम सिनेमा कहते हैं, है ना। बिल्कुल, और सिनेमा के एक ऐसे ही जादूगर, बहुत ही खास निर्देशक आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ चुके हैं, जिनके निर्देशन में बनी हुई फिल्में ना केवल भारतीय दर्शकों के बल्कि विदेशी दर्शकों के दिलों को भी काफ़ी मतलब उनकी मूवीज़ ने छुआ है। चाहे फिर वो अली बाबा या 40 चोर हो, खिलाड़ियों का खिलाड़ी हो अशोका हो या फिर सोनी महिवाल हो। बिल्कुल। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे खास मेहमान, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उमेश मेहरा जी से। नमस्कार उमेश मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इनवाइट किया आपके शो में, जो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस वक्त लाखों लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे। जी बिल्कुल जी। और ये लाखों करोड़ों लोग आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं एंड दैट इज व्हाट दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू लीड अस टू। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी की बात करेंगे। एक बेहद लंबी जर्नी रही है जिसमें आपने अपने पिताजी के लेगेसी को आगे बढ़ाया है, साथ ही उसमें कई आयाम और भी नए जोड़े हैं। तो व्हेन यू लुक बैक एट दिस जर्नी, तो आप इस पूरी यात्रा को किस तरह से देखते हैं उमेश जी? मेरे लिए यात्रा तो खैर इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। आई एम श्योर हर इंसान ऐसा ही सोचता होगा, लेकिन मेरे लिए ये 30 साल तो ऐसे लाए करके गए जैसे क्या बताऊं कि जैसे कोई भगवान का हाथ था और वो मुझे उठाते ले जा रहे थे और मेरी जर्नी चलती जा रही थी। शुरुआत मेरी हुई एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू शमी कपूर जी। अच्छा। फिल्म थी मनोरंजन। तो मैं उसमें मतलब बेसिकली लोएस्ट असिस्टेंट था, क्लैप मारना मेरा काम था। जो शॉट शुरू होता है तो उससे पहले अनाउंस करते हैं और क्लैप करते हैं। तो वहां से शुरू की मैंने, लेकिन मेरी इतनी चाव थी, मैं इतना प्रभावित था ये सब इस मीडियम से कि एक साल में मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सीखा कि जिसे कहते हैं मैं एंड ऑफ द ईयर तक आई वाज इवन, जो फिल्म का नेगेटिव काट रहे थे तो मैं नेगेटिव भी काटता था, एडिटिंग से लेके म्यूजिक। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे ऐसा मौका मिला। और फिर बहुत जल्दी ही 22-23 साल की उम्र में मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया। हमारे तुम्हारे मेरी पहली फिल्म थी जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, संजीव कुमार, राखी जी, प्रेम कृष्ण यंग हीरो था उस वक्त, अनिल कपूर वॉज अ स्मॉल टाइम एक्टर जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया, राकेश बेदी, लकी अली, बहुत सारे कैमरामैन मेरे थे, अशोक मेहता, जो उस वक्त तक उन्होंने कोई फिल्म उनकी रिलीज तक नहीं हुई थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और वहां से तो खैर अली बाबा मेरे हिस्से आ गई, एक तरीके से हिस्से ही आए, क्योंकि हम लोग गए थे ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में, फादर के साथ मैं गया था। हाँ। और उस ट्रिप पे यश चोपड़ा जी और गुलजार साहब साथ में थे और को प्रोडक्शन की बात थी कि फिल्म बनाएंगे
मिलके बिटवीन इंडिया एंड उस टाइम सोवियत यूनियन था, रशिया था, जी। सोवियत यूनियन ही था। हम्म। तो वहां पहुंचने के बाद जो कॉन्सेप्ट थे दोनों, जो यश जी के साथ बनना था बहुत बड़ी फिल्म थी, पर और जो गुलजार साहब के साथ बनना था तो वो मिर्जा गालिब थी। तो वहां पे फिर डिस्कशन हुई कि ये नहीं बन सकती बिकॉज लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, और दूसरे में कोई दूसरे अदर, वो अफगानिस्तान बेस्ड स्टोरी थी तो उस टाइम कंड्यूसिव नहीं था। जी बिल्कुल। तो सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और सडनली मतलब हम बैठे हुए थे, वापस आ रहे थे कि उन लोग ने कहा कि यार देखो कितनी बुरी बात है कि इतना कुछ तैयार करके आए और अभी फिल्म नहीं बन रही है। तो क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे बन सके? तो उस टाइम फादर ने बोला कि अली बाबा 40 चोर। और सब बोले वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बोले आपके डायरेक्टर तो चले गए, अब कौन करेगा? हाँ। तो मैं साइड में बैठा हुआ यंग 23-24 साल का लड़का, तो बोले ये करेगा। वाह। और इतनी बड़ी फिल्म, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान, फर्स्ट मेजर को प्रोडक्शन, और इतनी दया रही भगवान की, ये पिक्चर बहुत बहुत बड़ी हिट हुई। आज भी आप कहीं भी उस तरफ चले जाइए सेंट्रल एशिया में, ये गाना आपको कहीं ना कहीं बजता हुआ सुनाई देगा, खतूबा खतूबा। खतूबा खतूबा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स टू, उमेश जी। Lovely. जी। So Ali Baba was that the start of this momentous journey. राइट। और इस जर्नी में जैसा आपने खुद भी कहा और हमने भी देखा है, आपने कई यंग टैलेंट्स को, बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया। और आज अगर हम देखें ऋचा, तो जिन यंग टैलेंट्स को उमेश जी ने मौका दिया वो आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। चाहे हम सनी देओल की बात करें, चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, या फिर हम अक्षय कुमार की बात करें। इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो खिलाड़ी की जो पूरी सीरीज थी, अक्षय कुमार तो खिलाड़ी कुमार ही बन गए उसके बाद। बिल्कुल, ये उसकी भी मेहनत बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ा खिलाड़ी जब मैं बना रहा था तो अभी वो स्टार उतना बड़ा बना नहीं था, लेकिन उसकी डेडिकेशन पागलों की तरह। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी काम किसी को भी जब करना है तो बिना डेडिकेशन के नहीं हो सकता जी। और यस, उसने इतना मतलब ये जरूर किया कि अपने आप को पूरा सौंप दिया था कि भाई जैसे आप बोलो, जो बोलो, वो मतलब लगा ही रहता था। वैसे उमेश जी, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके लिए इसलिए भी खास रही कि आपका सेट जो था वो एक तरह से प्लेड अ क्यूपिड फॉर हिम, और उनको अपनी सोलमेट से भी वहां पे मुलाकात हुई है ना। अच्छा, वैसे मैं सर ये जानना चाह रही थी, जैसे कि आपने एक्ट्रेस का पूछा सत्या, तो उन एक्टर्स जो उस टाइम पे बिल्कुल ही न्यू कमर थे इंडस्ट्री में, आपने उनके साथ काम किया, आज वो इतने बड़े कलाकार है, तो आप कैसा फील करते हैं? मैं चाहती हूँ वो अनुभव आप साझा करें कि कैसी फीलिंग होती है कि जिनके इट्स लाइक योर बेबी whom you have groomed, right? I don't know, मतलब yes, I have been blessed in that sense that instinctively मैं चूज करता था। कभी उस जमाने में हम स्क्रीन टेस्ट वगैरह बहुत नहीं होते थे, तो जहां लगता था कि हाँ भाई ये लुक सही है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अशांति कास्ट कर रहा था तो आई नीडेड a typical face, a typical actor, and मेरे मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात हुई और उसको देखते ही मुझे लगा ये आदमी परफेक्ट है। और अशांति में ही बिकेम अ इंस्टेंट सुपरस्टार। मतलब जिस दिन पिक्चर रिलीज की उस दिन एक दिन पहले तक he was मतलब not so well known, and that night at the premiere आप सुन सकते थे जो शोर था जब वो गाड़ी से उतरा, कि आपको मालूम था कि एक एक्टर अराइव हो गया है। जी हाँ। तो ये कमाल होता है ऑडियंस का। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि हीरे की कद्र जैसे कहते हैं कि जौहरी ही पहचानता है। अनु मलिक जी का एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग हिम हिज फर्स्ट ब्रेक। आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और आपने अपने पिताजी से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया और फिर अनु मलिक जी को उनका पहला ब्रेक मिला, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसकी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था महबूब स्टूडियो में जी एक किसी और फिल्म की, और सोनी मेवाल बननी थी, और मेरे दिमाग में था कि वो फिल्म सिर्फ लक्ष्मी प्यारे ही करेंगे और कोई नहीं। और बड़ी टिपिकल जगह है वो महबूब स्टूडियो का रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो मैं
रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल के वॉशरूम टॉयलेट में गया और सडनली मैं देखता हूँ कि अन्नू मलिक दरवाजा खोल के अंदर आया और उसने लॉक कर दिया बाहर से, मतलब अंदर से। मुझे कहा मैंने ये गाना बनाया, आप सुनो। अब मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, आप शायद समझ सकते हैं, मैं ना आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ, और मुझे उसने गाना सुनाया अच्छा। टॉयलेट, एंड मुझे वो गाना बेहद पसंद आया। मैं बोला अच्छा भाई तू वेट कर, ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है, हम लोग चलते हैं। हाँ। और नजदीक के एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे हमने सैंडविच खरीदा और मैं बोला ये तेरी साइनिंग अमाउंट है, तू फिल्म कर रहा है। हाँ। तो दैट्स हाउ सोनी मेवाल, एंड देन ऑफ कोर्स आनंद बख्शी का बहुत बहुत बड़ा हाथ था उस फिल्म में, जी जी क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो तो जादूगरी थी। बिल्कुल। सोनी मेहवाल अपने आप में ही किसी जादू से कम नहीं बिल्कुल, लगती। हाँ। एक इस तरह के एक रोमांटिक फोक टेल को लेकर इस तरह की मूवी बनाना, आई थिंक इनक्रेडिबल वर्क। थोड़ी से हमारे पास सोनी मेहवाल के विजुअल्स हैं, दर्शकों के साथ हम और आप मिलकर इनका आनंद लेते हैं। लवली। सोनी तू अंदर जा, जाओ। मिर्जा तुम किसी और दिन आना, आज मुझे दूसरा काम है। आप दूसरा काम कर लीजिए चाचा, मुझे सोनी बता देगी। सोनी कुछ नहीं बताएगी, जाओ तुम। मगर चाचा, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करो मिर्जा। हमारा काम सीखने के बहाने सोनी को तुम क्या सबक सिखा रहे हो मैं खूब जानता हूँ। तूने मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये ढोंग रचा था, नीच। थू है तुझ पर। तो सर जैसे अभी हम विजुअल्स देख रहे थे, तो हमने अभिनेता प्राण को देखा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जब अभिनेता प्राण के साथ कार्य किया, वो अनुभव थोड़े से यदि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। He was of course another legend, अपने आप में हाँ, बहुत बड़े। बिल्कुल। और कोई भी डायरेक्टर के लिए खुशकिस्मती है कि ऐसे आदमी के साथ काम करने का मौका मिले। इतना डिसिप्लिन, मतलब कि हम लोग जब फिल्म सिटी में बहुत बड़ा सेट लगा था और अलग अलग सेट लगे थे, तो अगर सुबह 7 बजे तो आप घड़ी माप सकते, मतलब यू कैन मैच योर वॉच के 7 o'clock ही इज रेडी। वाओ। एंड गर्मी हो सर्दी हो, आई रिमेम्बर कसम पिक्चर कर रहे थे तो उस टाइम 40-45 डिग्रीज हीट हो जाती थी, पैर जमीन पे नहीं रख सकते, पर ये आदमी सेट, कोई एक शिकवा नहीं, कोई एक गिला नहीं। और सबसे बड़ा उन्होंने जो सबक मुझे सिखाया कि मैं बोला आप ये इतने आपको अपने आप को मेंटेन कैसे करते हो, तो कहले मैं थंब एक्सरसाइज करता हूँ। थंब बोले ये एक्सरसाइज, थंब एक्सरसाइज आप तक नहीं सुना। तो दही चावल खाते थे बस, और कुछ नहीं लंच में। अच्छा। ओह, एक कटोरी दही चावल खाई और उसके बाद बोले मैं थंब से प्लेट को धक्का दे देता हूँ, एंड दैट इज माय थंब एक्सरसाइज। क्या बात है। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस एक्सरसाइज सत्या, मैं फॉलो करने हाँ, वाली हमें भी हूँ करना शुरू करना पड़ेगा। आई ऑलवेज रिमेंबर दिस। थंब एक्सरसाइज। क्या बात है। तो कमाल के एक्टर, इनक्रेडिबल एक्टर एंड ट्रूली अ लेजेंड। You know, मतलब we were shooting in Uzbekistan, and हाँ, मतलब my dream was, because in the same frame I had Shami Kapoor ji and Pran Saab, क्या बात है। and believe me that time it was a heat wave over there, 48-50 degrees का temperature, तप रहा है heat, हाँ. और सबके दाढ़ियां और इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम बिग, लेकिन एक लफ्ज एक चू नहीं कि क्या करें, गर्मी है, कुछ नहीं, डेडिकेटेड अपना काम किया, एक वर्ड नहीं। शाम को जब बैठते थे, कहाँ ले आया है तू हमको इस गर्मी काम के वक्त एक चू नहीं। शायद मतलब यही ऐसे लेजेंड्स लोग- की खास बात है। और इसी लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब का जन्मदिन है 12 फरवरी को, तो उनको समर्पित करते हुए हमारी श्रद्धांजलि के तौर पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उमेश जी, चलिए साथ मिलकर देखते हैं। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन हिंदी नहीं सिनेमा जानता। के सदाबहार कलाकारों की अब फहरिस्त मुलाकात हो में गई। इसके शेर खान एक्टर प्राण का नाम हमेशा सर्वोपरि है। शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से, समझे? लाजवाब अभिनेता और शानदार शख्सियत वाले प्राण कृष्ण सिकंद
उर्फ प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। बेटा साईं, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है। प्राण पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, खासकर गणित में, लेकिन फोटोग्राफी उनका पहला प्यार था और इसे पाने के लिए उन्होंने स्कूली तालीम लेने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और फोटोग्राफी की दुकान में काम शुरू किया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो। लेकिन किस्मत ने उनके लिए दूसरे मुकाम तय किए थे और वे अपने आकर्षक व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से बिना किसी कोशिश के फिल्मों में आ गए। गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। प्राण की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की दास्तान भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो देंगे भी, कोई चोर चक्के नहीं है। ओए होए होए होए, खाने को घर में अनाज नहीं और उस पर नखरा सवा शेर का। लेखक और फिल्मकार मोहम्मद वली ने उन्हें लाहौर की हीरा मंडी में एक पान की दुकान पर नजर भर देखा और फिल्म में रोल ऑफर कर दिया और फिर पंजाबी में 1940 में बनी फिल्म यमला जट से प्राण ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। कब से तैयार खड़ा हूँ, तुम में से कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी, गोली मारिए सरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। फिर क्या था, वक्त के साथ लाहौर से शुरू फिल्मी सफर मुंबई की फिल्म जगत तक पहुंच गया और प्राण दर्शकों पर जादू की तरह छा गए। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हिंदी सिनेमा में प्राण की शुरुआत फिल्म जिद्दी से हुई। इसके बाद प्राण ने खलनायक के रूप में हिंदी सिनेमा में ऐसी पहचान बनाई कि उनकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता। का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं मैं मूर्ख। यहाँ तक कि लोगों ने उनके नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। यहाँ तक कि वो ऐसे विलन थे जिन्हें हीरो से ज्यादा मेहनताना मिलता था। अगर तू इस वक्त हमारे घर न आया होता तो हम तेरे साथ क्या सलूक करते ये हम भी नहीं जानते। सीने में हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। उन्होंने खानदान, पिलपिली साहिब और हलाकू जैसे फिल्मों में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। चारों तोप के एक ही गोले से उड़ा दिए जाओगे। खलनायक और चरित्र कलाकार के रूप में मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और श्याम, शहीद, आंसू बन गए फूल, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन और दुनिया में उनके किरदार अविस्मरणीय हैं। दुरुस्त फरमाया शेर खान, लेकिन हम तो अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की जमानत मांग रहे हैं जो कि उसका हक है साईं। अपने लाजवाब अभिनय के लिए प्राण को कई बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से और 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए साल 2013 में दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। ये महान कलाकार 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए। मरहम रख सकता है, लेकिन हिंदी सिनेमा के हर प्रेमी के हृदय में अपने नाम के अनुरूप प्राण बन के सदैव रहेंगे। सर, आपकी कई सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस रही है, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो आपने विदेशों में को प्रोड्यूस की है, तो मैं जानना चाहूँगी कि उन फिल्मों के प्रति वहाँ के दर्शकों का कैसा रिस्पांस था, आपके क्या अनुभव थे, ये सब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएंगे।
जैसे मैंने आपसे बताया कि जो पहली फिल्म थी वो अली बाबा 40 चोर थी। जी तो वो मतलब उस वक्त की या अभी भी गिनी जाती है कि जो टॉप 5 हिट्स हैं ऑल टाइम, मतलब हिस्टोरिकली, उनमें से एक गिनी जाती है। और आज भी अगर मैं वहां जाता हूँ तो चाहे वो एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर हो या कोई रेस्टोरेंट में वेटर हो, हर आदमी ये जानता है कि ये फिल्म कौन है और ये उमेश मेहरा कौन है। क्या बात है। तो उसके बाद सोनी महिवाल बनाई, फिर उसके बाद शिकारी करके मिठुन और नसीरुद्दीन शाह के साथ बनाई। तो ऐसे 4-5 फिल्में मैंने वहां पे बनाई थी। ओके। और बेहद पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यानी आपको एक अंदाजा खाली अगर फॉर आंकड़ों के हिसाब से अगर दिया जाए कि जैसे शोले फिल्म थी इंडिया में जब रिलीज हुई तो उसके 300 प्रिंट लगे थे ऑल ओवर इंडिया, वो जो एक रिकॉर्ड था उस वक्त का। हाँ। और 1-2 साल बाद जब अली बाबा लगी तो वहां पे 2700 प्रिंट लगे उसके। क्या बात है। तो मतलब कोई आंकड़ों में कोई इसका मेल ही नहीं है। बिल्कुल। बट एनीवे, तो ये एक अलग ही था, यानी मौका भी था और रास्ता खोला गया। ऑफ कोर्स ये मार्केट खोलने वाले राज कपूर साहब थे, क्योंकि सबसे पहले वो जाते थे वहां और उन्होंने वहां पे आवारा और ये सब 420 का बहुत ज्यादा क्रेज था जी। यानी मतलब जब मैं पहली बार गया तो ऑब्वियसली कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि बंदा कौन है। और मैं कोई दुकान में चले जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, बस इतना बोल दिया कि राज कपूर मेरे अंकल हैं, तो पैसे भी नहीं लेते। इतना उनका बड़ा नाम वहां पे। तो और उनका आशीर्वाद भी मेरे पे बहुत रहा। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। उमेश मेहरा जी, आप आज डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े, आपने हमारा और हमारे दर्शकों का दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू बोथ ऑफ यू। लवली आफ्टर मॉर्निंग एंड एनी टाइम, जब भी बुलाओ जरूर हाजिर। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।